हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का लेक्चर लेकर, जो कि हमारा चल रहा है क्लास 9th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीवों में विविधता और चैप्टर नंबर जो है वो है 7th। उसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8, ठीक है। और साथ में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में आज, और उसमें हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। ये दो हमारे जो छूटे हुए समूह थे पादप जगत के, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कॉमन चीजों की। इससे पहले हम जो 3 पढ़ कर आए हैं ग्रुप, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उनको जो है क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, क्योंकि उनमें न तो बीज का निर्माण होता है, न ही उनमें पुष्प का निर्माण यानी कि फूल का निर्माण होता है, ठीक है। आज जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं उनमें फेनरोगेम्स कहा जाता है उन्हें, और क्यों कहा जाता है वो पढ़ते हैं कि क्यों उन्हें फेनरोगेम्स कहते हैं, और आपको ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित हैं एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगेम्स कहलाते हैं या फेनरोगेम कहलाते हैं, ठीक है। कैसे? जिनमें प्रॉपर वे में जनन अंग पाए जाते हैं। अब जनन अंग क्या है तो मैं आपको बता देती हूं कि नॉर्मली पादप का जनन अंग जो होता है वो होता है पुष्प, यानी कि फ्लावर, राइट। इससे पहले जो हमने प्लांट पढ़े थे उनमें आपको भले ही लग रहा हो कि वो पुष्प जैसी संरचना उनमें थी, लेकिन पुष्प थे नहीं वो, ठीक है। क्योंकि पुष्प में बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि पेटल्स, सेपल्स, है ना। और मेनली पेटल सेपल भले ही ना हो, लेकिन 2 चीजें हमारे पास होना बहुत जरूरी है, एक तो नर वाला और एक मादा जननांग, यानी कि नर भाग होना जरूरी है हमारे पास और एक मादा भाग होना जरूरी है, ठीक है। और इन्हीं दो के मिलने से, इन दो के मिलने से ही क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यही जनन का सबसे बेस्ट मेथड है जो आज हम देखने वाले हैं इन दोनों में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं ये भी हमने बात की थी, इसको लैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि इनमें 2 पेरेंट होते हैं, 2 जनक होते हैं, नर और मादा, ठीक है। जायगोट बनता है और फिर जायगोट से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से बीज बनता है। इससे पहले वाले जो मेंबर्स हमने पढ़े थे उनमें ऐसा कोई पुष्प या पुष्प जैसी भी संरचना नहीं थी, ठीक है। लेकिन नर व मादा वहां पे अलग लेवल पे बन रहे थे, वहां पे पूरा के पूरा नर का पेड़ था और पूरा नर का मादा का भी पेड़ था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, नर व मादा छुपे हुए मिलेंगे आपको पेड़ के अंदर, ठीक है। और सबसे बेस्ट, इसको इग्नोर भी कर दें तो बीज बनता है इनमें, उनमें बीज नहीं बन रहा था, कहीं हमने बीज का नाम लिया ही नहीं वहां पर, ठीक है। क्योंकि अभी आपको ये जो 2 कैटेगरी हम पढ़ने वाले हैं इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो अब जो 2 चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो फेनरोगेम्स में आती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक परफेक्ट यानी कि पूर्ण विकसित जनन अंग है, प्लस उनमें जो है जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न होता है, यानी कि सीड फॉर्मेशन मिलेगा आपको, बीज बनेंगे इनमें, ये मेन चीज है, ठीक। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है, यही मैंने कहा कि भाई ये लैंगिक जनन है और इसी के बाद बीज उत्पन्न होता है। बीज की अवस्था के आधार पर, यानी कि जो बीज बन रहे हैं उसकी अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहले है जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। क्यों जिम्नोस्पर्म है, क्यों एंजियोस्पर्म है? जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। अब ये नग्न बीज क्या होता है अभी पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि नग्न का मतलब होता है नेकेड, जिसको आप नेक्ड भी कहते हैं, नेकेड, ठीक है। यानी कि ये बीज है, ये बीज पूरा खुला है, इस पे बाहर कोई कवरिंग नहीं है। आप इनके जो पौधे या पेड़ देखोगे उसके आपको पेड़ पर सीधा बीज नजर आ जाएगा, फूल के अंदर, फूल तो खैर इनमें इतने डेवलप नहीं है, लेकिन डायरेक्ट पेड़ पे आप इनका बीज देख सकते हो, ठीक है।
क्योंकि ये खुले होते हैं। अब ये खुले और बंद का क्या है ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एंजियोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न होता है, इनके बीज खुले नहीं है, बंद है। किसके अंदर? फल के अंदर। जैसे कि एप्पल, बनाना में खैर बीज स्टेराइल नहीं होते, ठीक है। और आप फ्रूट ले लो, मैंगो, नाशपाती, इतने सब फ्रूट, इनमें आपको बाहर ऐसे आप पेड़ पे देखोगे तो आपको फल लगा हुआ मिलेगा, बीज लगा हुआ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि फल के अंदर बीज है, बीज छुपा हुआ है, कवर्ड है, इसके बाहर कोई ना कोई कवरिंग आपको मिलेगी, इसीलिए ये क्या है? एंजियोस्पर्म है। और वो कवरिंग क्या होगी? वो कवरिंग फल है हमारा। जो कवर आपको बाहर मिलता है वो जनरली क्या होता है? फल होता है, ठीक है। जनरली बोला है, मतलब एक्सेप्शन तो हमेशा रहेंगे साइंस में। इनके तो सीधे बस बीज रहेगा। अब ऐसा नहीं बीज मतलब इसकी भले झिल्लियां होंगी ऊपर, लेकिन ये कवर नहीं है आपको पूरा के पूरा। और इनके बीज दुनिया में जिम्नोस्पर्म में, अभी मैं आपको बताऊंगी, साइकस का बीज दुनिया का सबसे बड़ा बीज होता है। साइकस के अंतर्गत काफी बड़ा बीज होता है उसका, इतना बड़ा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म की। जैसा कि हमने कहा, इस शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है। ग्रीक क्या है? देखो पहले क्या है, अधिकतर जो डिस्कवरी हुआ करती थी, खोज हुआ करती थी, स्टडी हुआ करती थी, वो यूनान साइड में बहुत हुआ करती थी। और जितने भी नाम दिया करते थे वो लैटिन या ग्रीक में दिए हुए हैं। इसीलिए आप पढ़ते हो कि साइंस में जनरली नाम या तो लैटिन वर्ड होते हैं या ग्रीक वर्ड होते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, क्योंकि ग्रीक के अंदर ही लैटिन लैंग्वेज इंक्लूडेड है। तो उनमें क्या होता है, अधिकतर आपको जो शब्द मिलते हैं वो ग्रीक या लैटिनस मिलते हैं, ठीक। दूसरा ये कि वो जो, क्योंकि साइंटिस्ट ग्रीक के थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दिया। भाई आप दोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में नाम दोगे। लेकिन अब जो साइंस ने ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि जो भी नाम दिए जाएंगे साइंस में वो सब या तो लैटिन में दिए जाएंगे, लैटिन में ही दिए जाएंगे, ग्रीक भी आप ना बोले, लैटिन ही बोले, कि लैटिन लैंग्वेज में सारे नाम दिए जाएंगे, ठीक है। तो ग्रीक शब्द एक है जिम्नो, क्योंकि 2 को अगर हम बांटे, इसका संधि विच्छेद कर दे तो जिम्नो तथा स्पर्मा से बने या मिलकर हुई है, जिनमें जिम्नो का अर्थ होता है नग्न। दोनों की मीनिंग आपको याद रखने, इसी से आपको याद भी हो जाएगा कि ये कैसे पादप है। नग्न यानी कि नेक्ड, जो मैंने आपसे बताया अभी। और स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को और क्या कहते हैं? नग्न बीजी पादप। ये भी आपको बात याद रखनी है। और क्या कहते हैं? एक और नाम मैं आपको बताती हूं, अनावृत बीजी। सबका मीनिंग एक है। नग्न का बीजी का मतलब भी वही, बीज नग्न है, आवृत नहीं है। अनावृत का मतलब भी वही, अनावृत जिसपे आवृत नहीं हो। आवृत का मतलब होता है कवच, ये अनावृत है, यानी कि बीज पे कोई कवच नहीं है, ठीक है। सबके मीनिंग है, तो इनको अनावृत बीजी भी कहते हैं। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी नाम से आपसे पूछा जाए। उदाहरण पाइनस और साइकस। और जैसे कि मैंने कहा, साइकस दुनिया का सबसे बड़ा ओव्यूल पाया जाता है, बड़ा सा एकदम, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं कहीं पे। और यहाँ तक कि इसका फीमेल और मेल गेमेट भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। विशिष्ट लक्षण अभी दिखाएंगे आपको साइकस, चलो पहले देख ही लो। ये देखो, ये आपने जरूर देखा है क्योंकि ये आजकल बड़ा फेमस है, ठीक है। लोग जो पौधे लगाते हैं अपने घर के बाहर पेट्रोल पंप पे, उसमें आपको ये जरूर मिलेगा। बड़ा आजकल इसका चलन चला हुआ है, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। साइकस है ये। इसके बीच में आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन अंदर देखिएगा तो पीला पीला सा दिखता है, जो इसके जनरली जो है आपको जननांग दिखेंगे, ठीक है। और इसकी बात हम करते हैं, अभी आते हैं, ठीक। इनमें गर्त युक्त रंध्र होते हैं। गर्त युक्त रंध्र का मतलब सनकन स्टोमेटा। क्या होते हैं मैम सनकन स्टोमेटा? बताते हैं बच्चों। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम पत्ती की बात करते हैं तो जब हम रंध्र बनाते हैं तो इस जगह पे बनाते हैं, ऊपरी सरफेस पे, यहाँ पे, है ना। ये पहली सरफेस ही है, पहली फर्स्ट लेयर पे हम क्या बनाते हैं? रंध्र बना देते हैं, सतह पे।
लेकिन ये जो होते हैं सनकन स्टोमेटा, ये खासियत होती है जिम्नोस्पर्म और मरुद्भिद पादपों की, जीरोफिटिक प्लांट जिनको हम कहते हैं, मरुस्थल में रहने वाले पादप प्लस जिम्नोस्पर्म की। इनमें क्या होता है, जैसे पत्ती की ये त्वचा है, इस त्वचा में पहले तो बनेगा एक गड्ढा, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं गर्त। गर्त का मतलब होता है होल, ठीक है, गड्ढा भी आप बोल सकते हैं। होल बनेगा, इस होल के अंदर आपको यहां पे स्टोमेटा दिखेंगे, ऐसे रंध्र। ये क्या है भाई, ये दोनों रंध्र हैं। ठीक, फर्क देख ही रहे हैं आप, वो सतह पे है नॉर्मल रंध्र, ये गर्त के अंदर है, इसलिए इनको गर्त रंध्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म भी जनरली ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी या बर्फ या ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, शुष्क स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए फिर इनमें भी वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए गर्त युक्त रंध्र होते हैं। और भी चीजें होती हैं। अब आप बोलेंगे अभी तो आप कह रही थी कि आपको अपने आसपास, हाँ पहले, आजकल तो देखो हम बहुत एडवांस हो गए, जिम्नोस्पर्म आपको पहले कहीं नहीं मिले, मैंने कहा आजकल ये बहुत फेमस है। जिम्नोस्पर्म सिर्फ अपने इन्वायरमेंट में, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा है ना, या तो बहुत ठंड होती है या फिर गर्मी वाले इलाकों में पाई जाती थी। अब क्योंकि हम बाहर से पौधे लाने लग गए हैं तो साइकस हम यहाँ ला के उगाते हैं, और आपको ज़्यादा हाइट का साइकस मिलेगा भी नहीं क्योंकि उसकी ज़मीन ही नहीं है, वो उगता ही नहीं है यहाँ पे, उसको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए। वो तो हम बाहर से पौधे इम्पोर्ट कर करके उसको यहाँ उगाने लग गए शो के रूप में, ठीक है। कहीं बहुत रेयरली मैंने कभी इतना कोई हाइट का साइकस देखा होगा, वरना वो बस पौधे में उसके अंदर गमले के अंदर लगे हुए मुझे मिलते हैं जनरली, ठीक है। पत्तियां सुई के समान होती है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार व काष्ठीय होते हैं। पत्तियां सुई के समान मतलब ऐसी निडल लाइक होगी। नॉर्मल पत्ती कैसी होती है, ऐसी, ये ऐसी नहीं है। रीजन वही, वाष्पोत्सर्जन को कम करना, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां या तो बहुत ठंड होती है या फिर पानी की कमी होती है, बर्फ वाले इलाकों में। अब बर्फ जम जाएगी तो जमीन में तो पानी रहेगा ही नहीं, बर्फ बन चुका होगा, तो इनको पानी बहुत कम मिलता है, और मिलता भी है तो फिर अगर सनलाइट से वो वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। तो निडल लाइक जो है वो पत्तियां, इनको एक तो वाष्पोत्सर्जन से रोकती है, दूसरा क्या करती है, अगर ऐसी पत्ती होगी चौड़ी तो उस पर बर्फ आके जम जाएगी, लेकिन अगर ऐसी सिर्फ सीधी निडल लाइक होगी, सुई के समान होगी, ठीक है, तो क्या बर्फ इस पे टिकेगी? नहीं गिरेगी, नीचे गिर जाएगी, तो बर्फ से भी बचाती है। दोनों फैक्ट है, ठीक है। ये पौधे बहुवर्षीय मतलब बहुत सालों तक जीते हैं। कुछ कुछ पौधों की उम्र तो 100 सालों से भी ऊपर, और 400-500 साल भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सदाबहार होते हैं मतलब पूरे साल इनका सीजन रहता है, ऐसा नहीं कि अभी सूख गए, जैसे पतझड़ में कुछ पौधों की पत्तियां झड़ जाती है, इनके साथ ऐसी केस नहीं है। काष्ठीय होते हैं, यानी कि लकड़ी इनकी जो है बनती है, कठोर होते हैं, तना इनका वुडी होता है। हाँ, इस पे बात करें, ये साइकस आप देख ही रहे हैं खजूर जैसा, और इसकी पत्तियां भी आप देख रहे होंगे, दिख रही होगी आपको, है ना, ऐसी निडल लाइक है। ये पाइनस बहुत बड़ा होता है, ये तो छोटा है। पाइनस आपको इस शेप में मिलेगा, जनरली कोन शेप में, ऐसे देखा नहीं होगा, ये आपको ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने एक गार्डन में देखा हुआ है, वो भी बाहर से लाया हुआ है, ठीक है। ये जो है इसकी भी पत्ती आप देख रहे हैं, ये पाइनस का पौधा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है इसका कोन, खाने वाला आइसक्रीम कोन नहीं है, ये कोण नहीं, कोन, ठीक है। क्या है ये कोन? अभी हमने बात की कि इनमें पुष्प होते हैं, एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि ये इनका पुष्प है, लेकिन इनका पुष्प थोड़ा डिफरेंट है, आप देख ही रहे हो, कोन शेप का होता है, और ये बहुत हार्ड हो जाता है, सूखता जाता है, लकड़ी के समान बन जाता है, और लोग इसको शोकेस में रखते भी है। अगर कुछ लोग नैनीताल गए हों, कभी गए हों आप, मैं गई हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसको होटल्स वगैरह में इसको शो के रूप में रख रखा है। कुछ नहीं होता है, ये जनरल देखो दिख रहा है आपको, कोन शेप होता है, इस पे ऐसे पत्तियां लगी होती है, ऐसे ऐसे, और इसी में नर व मादा रहते हैं। मतलब नर का कोन अलग होता है और मादा का कोन अलग होता है। अगर ये मादा वाला है तो इसमें वही बीजांड बनते हैं, यानी कि ओव्यूल बनते हैं, और बाद में वही बीज में परिवर्तित हो जाते हैं।
ठीक है, आपको इतना डिटेल ध्यान नहीं रखनी है, आपको जस्ट समझाने के लिए। ये कोन शेप होते हैं, इनमें आपको ऐसे कोन लटके हुए दिखेंगे, इसमें नहीं दिखेगा, इसमें कोन नहीं होता। इसमें या मैं आपको बोल रही हूँ ना, बीच का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, ये बीच का येलो पार्ट ऐसे उभर के बाहर आ जाता है, कभी आपने देखा हो, येलो येलो कोन बन जाता है इधर, ठीक है। इसमें बहुत सारे बनते हैं और नर और मादा दोनों अलग अलग बनते हैं। तो ये जो है इनमें कौन बनता है, ये इनकी स्पेशलिटी है। इस वंश में यानी कि जिम्नोस्पर्म में सिकोया वृक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। सिकोया एक प्रकार का क्या है, वृक्ष है, सबसे लंबा वृक्ष है ये जिम्नोस्पर्म का, ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष। जिम्नोस्पर्म नहीं, पूरे पादप जगत में सबसे लंबा जो पेड़ है वो कौन है, सिकोया, ठीक है। इसमें मुसला मूल पाई जाती है। मुसला मूल क्या होती है, टैप रूट, यानी कि जिम्नोस्पर्म के जितने भी मेंबर हैं उनमें टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट क्या होती है, टैप रूट ये होती है कि बीच में एक मोटी सी रूट मिलेगी, आपको जड़ मिलेगी, ठीक है, और उससे निकली हुई शाखाएं मिलेगी दूसरी जड़ों की, वो और आगे शाखित हो सकती है ऐसे, इसको बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। तो इनमें जनरली हमें टैप रूट यानी कि मुसला मूले मिलती है। इनमें से कुछ पादपों में, भैया ये नोट कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा बताया जा रहा है आपको, क्योंकि उसमें तो 2 या 3 पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे, है ना, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं एक्स्ट्रा लेकर जा रही हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ पादपों में जड़ों के साथ कवकों का सहजीवन होता है। कवक आपने बात की थी, फंजाई जिसको हम पढ़ के आए हैं आगे, और सहजीवन भी तीसरी या चौथी बार आ रहा है, और मैं तीसरी या चौथी बार भी आपको समझाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सहजीवन का मतलब सिम्बायोटिक, जब 2 जीव एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तो उसे सहजीवन कहते हैं। यहाँ पे सहजीवन किसके बीच में हो रहा है, एक तो कवक और एक जिम्नोस्पर्म के पादप, और वो भी कौन सा पादप, जो भी आएगा, उदाहरण पाइनस, ठीक है। क्या करता है, पाइनस की जो जड़ें होती है, यहाँ पे दिख रही है, ये देखो आपको ये जड़ें दिख रही हैं पाइनस की, बड़ा करके दिखाया गया है इसको, और आपको इसमें यहाँ पे फफूंद लगी हुई दिख रही होगी, राइट। ये फफूंद मतलब कवक, फफूंद को ही कवक कहते हैं, फंजाई जिसको हम कहते हैं, ये लगी हुई दिख रही है, ये इसके साथ रहती है। क्या करती है, वही एक दूसरे को सपोर्ट। कवक जो है इसको अवशोषित करके खनिज और पदार्थ देती रहती है, बदले में ये जो है पाइनस इसको रहने के लिए जगह देता है, ठीक है। और साथ में जो खाना वाना बनाता है वो भी इसको देता है, क्योंकि कवक खुद खाना नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती मैम, क्योंकि हमने पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि कवक में पर्णहरित नहीं होता, वो दूसरों पे डिपेंड होती है, दूसरों से अपना खाना अवशोषित करती है। तो ऐसी इसकी जड़ें होती है। साथ में आपके इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किसमें पढ़े थे हमने, शैवालों के अंतर्गत पढ़े थे कि ये एक मोनेरा के अंतर्गत पढ़े थे, शैवाल बोल दिया मैंने, मोनेरा के अंतर्गत पढ़े थे हमने साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया थे, और मोनेरा में भी हमने सहजीवन के बारे में ये चर्चा की थी, वहीं से शुरू हुई थी कि साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, साइकस, यहाँ पे लिखा हुआ है, साइकस भी क्या है, जिम्नोस्पर्म है, साइकस की जड़ों में रहते हैं ऐसे, ये जड़ें हैं साइकस की। टैप रूट मिलती है, मतलब एक मेन रूट होगी और उससे बाहर इनकी जड़ों में साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, और क्या करते हैं, ऐसी नोड्स बना लेते हैं, गांठें बना लेते हैं। इन गांठों के अंदर साइनोबैक्टीरिया रहते हैं, और ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगे, मतलब वही वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके जड़ों को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो पौधे को दे सके। बदले में क्या मिलेगा, वही रहने के लिए जगह और बाकी चीजें, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, पाइनस और साइकस दोनों में सहजीवन पाया जाता है। ये किसके बीच में, कवक और जड़ों के बीच में, और साइकस में साइकस की जड़ों और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। इनको कहते भी हैं, कुछ नाम है, लेकिन इतना डिटेल में आप नहीं जाए, वैसे मैं बता देती हूँ। पाइनस की जो जड़ें होती है ना, उसको कवक मूल कहते हैं, क्योंकि ये कवक से बनी हुई है। इसको बोलते हैं माइकोराइजा।
ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ कुछ बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं, बाकी सब नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। और इनको ये जो मोनेरा यानी साइनोबैक्टीरिया और साइकस के बीच में बनी होती है, साइकस से सा और साइनोबैक्टीरिया याद हो जाएगा, और उसके साथ कवक है, इनको प्रवाल मूल कहते हैं। जिनको हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एंजियोस्पर्म की, ठीक। एंजियोस्पर्म क्या है? जिनके बीज जो हैं वो आवृत हैं, मतलब बीज ढके हुए हैं, किसके अंतर्गत? फल के अंतर्गत। यह दो ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना होता है। एंजियो का अर्थ ढका हुआ यानी कि कवर्ड, और स्पर्मा का मतलब बीज, यानी कि इनके जो बीज हैं वो ढके हुए हैं, और किससे? फलों से ढके हुए हैं। बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, और अंदर क्या मिलेगा? बीज, ठीक है। उनके डायरेक्टली आपको मिलेंगे, जैसे मैंने वहां पे एक बनाया था ना, ये यहाँ पे आपको लगा हुआ बीज दिख जाएगा, सिर्फ बीज दिखेगा, फल वल कुछ नहीं है इनके पास। इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। इनके पुष्प जो जनरली आप अपने आसपास, बता देती हूँ, अपने आसपास आप जितने भी पौधे देखते हैं वो सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। ये पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, और इन्हीं में जहां पे आपको फूल दिख रहा है इट मीन्स कि वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में तो फूल जैसा आपको दिखता है, हालांकि वो फूल नहीं होता, मैंने कहा कोन होता है वो, ठीक है, वो कोन है, ये पुष्प है इनके पास। ये पौधों के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं। इनमें जो पौधे हैं, इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं। विशिष्ट लक्षण क्या है इनके? अब उदाहरण मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आम, चना, मैंगो, सॉरी आम और मैंगो तो एक ही होता है, आम, चना, है ना, जितनी भी दालें, सब्जियां आप जो भी देख रहे हो अपने आसपास, मैंने कहा है ना, मटर, ये सब किसके अंतर्गत आती है? एंजियो। चावल, गेहूं, सब कुछ। यह पौधों में सबसे बड़ा वर्ग है। इसमें छोटे पादप वुल्फिया से लेकर ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर तक हो सकती है, शामिल है। यूकेलिप्टस आई होप आपने देखा होगा, ऐसे लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और इनकी पत्तियां होती हैं इस तरह की, भाई बहुत लंबा होता है ये, काफी लंबा, और वाइटिश सा तना होता है इसका, ग्रे वाइटिश सा, और इसकी पत्तियां जो होती हैं ऐसी बड़ी बड़ी शाखाएं, और उन पे ऐसी पत्तियां लगी होती है तीखी वाली, हरे कलर की, और कड़क भी होती है, और इसको आप पत्ती को मसलते हैं तो आपको मेहंदी के तेल की खुशबू आती है, वो यूकेलिप्टस है, ठीक है। वुल्फिया, वुल्फिया क्या है? वुल्फिया बहुत छोटा प्लांट है, समुद्र के अंदर रहता है ये, और बिल्कुल छोटा सा, ये डॉट भी जो मैं लगा रही हूँ ये बड़ा ही है इसके लिए, ठीक है, इससे भी छोटा, 0.1 म्यू, बहुत छोटा साइज होता है। ये डॉट भी जो मैंने बनाया है शायद बड़ा ही बनाया है, इसके कंपैरिजन में इतना छोटा है। यहां से लेकर यूकेलिप्टस जो कि 200 मीटर के हो सकते हैं, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सिकोया और भी लंबा है ना, सिकोया हमने कहा पादप जगत का सबसे लंबा है, उसके बाद यूकेलिप्टस का नंबर आता है। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, ये हम बात कर चुके हैं। इसमें शाख, झाड़ी, वृक्ष से लेकर छोटे सभी प्रकार के पादप पाए जाते हैं। आपको छोटे से छोटा पौधे से लेकर बड़े से बड़ा वृक्ष यहाँ पे मिलेगा, जैसे धनिया, पुदीना, जरा जरा से हैं, उनको क्या कहते हैं? उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, है ना, हर्ब्स, शाखाएं, शाख कहते हैं। उसके बाद श्रब, जिसको हम झाड़ियाँ कहते हैं, जो थोड़ी ऊंची रहती है, जैसे गुलाब है ना, काफ़ी इतनी हाइट तक जो रहते हैं, उनको हम कहते हैं श्रब, यानी कि झाड़ियाँ। गुलाब वगैरह की ज़्यादा हाइट पे पेड़ नहीं बनता उनका। और तीसरे ट्री, जिसको हम पेड़ कहते हैं। ये तीनों कैटेगरी के जो आपको पेड़ों की साइज है वो इस वर्ग में मिलती है। इसमें जड़ें मुसला व जकड़ा दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। जड़ें आपको दोनों मिलेगी, टैप रूट भी मिलेगी और फाइब्रस रूट भी मिलेगी। क्या होती है टैप रूट और फाइब्रस रूट? टैप रूट तो बता दी आपको कि बीच में एक मोटी सी जड़ होगी, उससे जो है शाखाएं निकलती हैं, उसको बोलते हैं मुसला। और फाइब्रस यानी कि जकड़ा, उसमें एक ही जगह से बहुत सारी शाखाएं निकलती है, ऐसे बीच में कोई आपको बड़ी सी रूट नहीं निकलती, इसको बोलते हैं जकड़ा।
इवन दो आपने ये क्लास 6th में ही पढ़ लिया होगा, फाइब्रस रूट जिसको कहते हैं, ये फाइब्रस और ये टैप रूट। ठीक, ये दोनों प्रकार की जड़ें, मतलब डिपेंड करता है कैसा पादप है उस पे। बीज के आधार पर निम्न भागों में बांटे जाते हैं। ठीक है, इनको बीज के आधार पर हम दो, मतलब बीज तो है ही, इनमें बीज भी दो प्रकार के हैं, इसलिए इनको दो भागों में बांटते हैं, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री। ठीक है, ये नाम से लग रहा होगा, एक बीज मतलब एक बीज होगा जिसमें, द्विबीजपत्री मतलब दो बीज पत्र होंगे जिसमें। सबसे पहले बात करते हैं एक बीजपत्री की, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोकोट्स या मोनोकोटिलेडन्स। ठीक, इनमें बीज एक पत्री होता है। क्या मतलब है कि बीज जो है वो सिंगल आपको एक बीज मिलेगा, जैसे गेहूं में आपको लाइन जरूर दिखती है, गेहूं में आपको लाइन दिखती है, लेकिन आप उस लाइन से गेहूं के दो भाग नहीं कर पाते, भाग करोगे तो गेहूं टूट जाएगा। पूरा गेहूं जिसको हम कहते हैं वो एक बीज पत्री होता है। चावल एक ही बीज होता है, चावल क्या है, ये सब बीज ही है ना, चावल गेहूं ये सब। ठीक है, तो ये एक बीज पत्री के अंतर्गत आते हैं। प्याज भी एक बीज पत्री के अंतर्गत आता है, उसका बीज जो होता है वो ऐसा होता है काले कलर का, एक ही बीज है, इसको आप दो भागों में नहीं बांट सकते। मक्के का दाना सभी ने देखा है, एक बीज पत्र होता है, ये एक ही बीज है इसका। ठीक है, तो ये एक बीज पत्री है। बीज पत्र क्या होते हैं, ये जो भाग दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं बीज पत्र, क्योंकि ये पतले तो नहीं है लेकिन पत्ते जैसा बोल रहे हैं हम इसको, पेपर लाइक बोल रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉटिलेडन्स। तो इनमें ओनली एक कॉटिलेडन है, एक बीज पत्र है, ये एक। ठीक है, तो इनको हम एक बीज पत्री बोलते हैं। उदाहरण गेहूं, चावल, प्याज, ये सब मैंने दे ही दिए। दूसरा, इनमें जनरली आपको जो है बता देती हूँ, वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, इनकी पत्तियां जो है आपको लंबी लंबी ऐसी दिखाई देंगी, ऐसी, उनमें ऐसी धाराएं होती है जिनको हम शिराएं कहते हैं, वेन्स। पत्ती के अंतर्गत जो लाइंस होती है उनको हम क्या कहते हैं, शिराएं, वो ऐसी होती हैं उनमें। जैसे आपने मक्का का वो छिलका निकाला होगा भुट्टे में से, तब देखा होगा। गन्ना देखा है आपने, गन्ना भी एक बीजपत्री होता है, उसकी आपने पत्तियां देखी। घास देखी है आपने, घास भी एक बीजपत्री है, उसकी अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी लंबी लंबी लाइंस दिखाई देगी अंदर। ठीक है, ये सब एक बीजपत्री है। द्विबीजपत्री, इनमें बीज में दो पत्र होते हैं। दो पत्र मतलब उदाहरण इनकी क्या है, वही देखो, चना है, चने को आप खोलोगे छिलका निकाल के तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, इस तरह से खोला है कभी चने को, ऐसे। अब ये जो है ये बीज पत्र है, लेकिन इसके पास ऐसी दो चीजें हैं, ये भी बीज पत्र है, ये भी बीज पत्र है, इसीलिए इनके पास दो बीज पत्र हैं। मटर खोलो आप, मटर का छिलका निकाल के, मतलब फली वाला छिलका नहीं, मटर के दाने का छिलका निकाल के, तो मटर आपको दो भागों में बढ़ जाएगा, ऐसे खुल जाता है। दालें, जितनी भी आप दालें खाते हैं, है ना, मूंग की दाल दो भागों में बटी होती है, पूरी दाल होती है, उसको आप तोड़ के दाल बनाते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं उसको। ठीक है, ये सब द्विबीजपत्री है, क्योंकि इनके पास दो बीज पत्र हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडन्स। डाइकोट्स भी कहते हैं, जैसे उसको मोनोकोट्स कहते हैं, इसको डाइकोट कहते हैं या डाइकोटिलेडन्स। उदाहरण वही मैंने कहा, मटर, चना, दालें जितनी भी आप यूज करते हैं सब द्विबीजपत्री में आती है। इनकी पत्तियों की अगर आप खास बात देखें तो इनकी पत्तियां उनसे थोड़ी सी डिफरेंट, इनमें आपको पत्तियों में जाल बना हुआ दिखता है, ऐसे, जिसको हम जालिका कहते हैं, ऐसा जाल बन जाता है, उसको समांतर रहती है उनकी लाइनें, है ना। और आसपास आप जितने भी पौधे देखेंगे वो आपको द्विबीजपत्री दिखते हैं, क्योंकि सब में उनको ऐसी ही पत्तियां दिखती है ना। एक दो जो मैंने बताया, गन्ना वन्ना को छोड़ दो, ऐसी ही पत्तियां दिखेंगी आपको जाल वाली। ठीक है, ये द्विबीजपत्री का। अब बात कर लेते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, इन टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारे पास। सबसे पहला वही जो ब्लू कलर के फेमस क्वेश्चंस होते हैं हमारी एनसीईआरटी में, सरलतम पौधे को किस वर्ग में रखा गया है। सरलतम पौधे यानी कि जब हमने पौधों का वर्गीकरण किया
तो सबसे पहले जो सबसे लोअर कैटेगरी के निम्नतम पौधे थे उनको किस में रखा? तो आपको क्लासिफिकेशन अगर ध्यान है तो जब पौधे हम बांटते हैं तो सबसे पहले वर्ग की जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं थैलोफाइटा की। इसमें हमने पढ़ा भी था कि ये सबसे सरलतम पौधे हैं, ठीक है। इनमें कौन आते हैं जनरली? शैवाल, एल्गी। ना तो इनमें जड़ है, ना इनमें तना है, ना इनमें पत्ती है, सबसे सिंपलेस्ट है। बस पौधों में क्यों रखा है? क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है, इस वजह से। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम कि टेरिडोफाइटा और फेनेरोगेम्स में क्या अंतर है। तो अभी हमने आज की क्लास में फेनेरोगेम पढ़ा। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? जिनमें बीज बनता है और पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प वाली लाइन आप एक बार छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बीज बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्या लिखेंगे? इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से, वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित होते हैं एवं विभेदित होते हैं तथा जनन के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। और दूसरे टाइप के होते हैं क्रिप्टोगेम्स। उसकी परिभाषा भी हमने पिछले जो हमारी क्लासेस है वहाँ पे दी थी, जब हमने टेरिडोफाइटा वगैरह पढ़ा था, क्रिप्टोगेम्स की परिभाषा दी थी। लेकिन यहाँ हमसे टेरिडोफाइटा डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो हम कैसे दे सकते हैं? फेनेरोगेम्स की तो ये लिख दोगे आप, और टेरिडोफाइटा में क्या लिखोगे? टेरिडोफाइटा में आप ये लिखोगे कि टेरिडोफाइटा के पादपों में बीज निर्माण नहीं होता। या उसी लाइन को आप पूरा डिटेल में कर सकते हैं, जैसे वहां पे लिखा है कि वे पौधे जिनमें पूर्ण विकसित जननांग नहीं होते तथा जनन क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता, उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और टेरिडोफाइट एक क्रिप्टोगेम्स है, ठीक है। निर्माण नहीं होता, यह क्रिप्टोगेम्स हैं या कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तीसरा है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अभी हमने पढ़े हैं दोनों, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आई होप आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पहला अंतर क्या है देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। वैसे हमने पढ़ाई है, आप पीछे जाके देख सकते हैं, पर जिम्नोस्पर्म इधर लिख देते हैं और इधर हम लिख देते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक, पहला अंतर क्या है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें बीज नग्न या आप अनावृत वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अनावृत पाए जाते हैं। इनमें क्या है, बीज फल द्वारा ढके होते हैं। ठीक है। दूसरा, इनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता। इनमें पुष्प बनते हैं। पुष्प बनते हैं या पाए जाते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आपको जो सूटेबल हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख सकते हैं आप,
9th के हिसाब से इतना बहुत है, वैसे तो और भी बहुत अंतर है, लेकिन हम क्लास 9th पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से काफ़ी है। इसमें क्या है आपके पाइनस। अब वैसे तो देखो इनकी पत्तियां सुई जैसी होती है, इनकी पत्तियां नॉर्मल होती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री मिलते हैं, इनमें ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। पाइनस, साइकस, और यहाँ पे उदाहरण आप लिख सकते हैं गेहूं, दोनों के लिख दो, एक द्विबीजपत्री के लिख दो, चावल, चना, ये सभी आ गए। ठीक है, तो ये हम अंतर लिख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में एक ही पूछा हुआ है, जिस तरह से वो पूछा हुआ है ऐसा लग रहा है किस प्रकार भिन्न है, तो बाकी और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिए, 2-3 काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है क्वेश्चंस के साथ, और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानियों के साथ।